हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईबीपीएस एग्जामिनेशंस जो इस साल कंडक्ट किए जाने वाले हैं, तो उनमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस सीरीज में हम अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं कॉमन एरर्स को कैसे डिटेक्ट करें और किस तरह से सही तरीके से और कम समय में उन क्वेश्चंस को बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। और कॉमनर्स के इन क्वेश्चंस को डिस्कस करके हम यह समझ पाएंगे कि इंग्लिश के इन क्वेश्चंस को बनाना कितना सरल है, कितना आसान है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं आज एसबीआई पीओ में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन एरर से रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, ध्यान ये रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से बनाएं और कितनी जल्दी बना सकते हैं हम। तो दो बातों का ध्यान सिर्फ रखना है, आपका ग्रामर पे अच्छा कमांड हो और दूसरा सेंटेंस को पढ़कर आप जल्दी से जल्दी उसका मीनिंग समझ सकते हो। क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको कॉमन एरर को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो एसबीआई पीओ 2013 में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, देयर कैन नॉट बी एनी सिचुएशन वेयर समबडी मेक्स मनी इन एन एसेट लोकेटेड इन इंडिया एंड डज नॉट पे टैक्स ईदर टू इंडिया और टू द कंट्री ऑफ हिज ऑरिजिन। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में अपनी संपत्ति रखता हो, चाहे वो भारतीय हो या ना हो, लेकिन अगर वो भारत में संपत्ति रखता हो जिससे वो पैसे कमा रहा है, तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता जिसके या जिसमें वह ना तो भारत में और ना ही अपने मूल स्थान पर, मूल देश में टैक्स ना दे। यानी टैक्स उसको देना पड़ेगा ही, या तो इंडिया में या तो जिस देश से वो संबंधित है। तो ऐसे स्थिति में आपको एरर फाइंड करना है। तो देखिए, अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हम यहाँ ध्यान से देखते हैं नंबर डी में, ईदर टू इंडिया और टू द कंट्री ऑफ हिज ऑरिजिन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर साफ तौर पर पता चल रहा है कि यहाँ एरर है। यहाँ होना चाहिए था क्या? तो यहाँ होना चाहिए था ईदर इन इंडिया और टू और इन द कंट्री ऑफ हिज ऑरिजिन। तो ये प्रेपोजिशनल एरर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इंडिया हैज़ एंटर्ड अ डाउनवर्ड स्पाइरल वेयर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइड सेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू सीवेज अमाउंट्स ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। तो आपको यहाँ पर एरर ढूंढना है। अब आप सेंटेंस का मीनिंग खुद समझने की कोशिश करें पहले। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, इंडिया हैज़ एंटर्ड अ डाउनवर्ड स्पाइरल वेयर द ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एंड लॉ अबाइड सेक्टर्स। अगर आप जेरेंड जो चैप्टर है ग्रामर में उसे पढ़े हों तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है लॉ अबाइड सेक्टर्स, तो ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स। अब ऐसा क्यों? कानून से बंधे हुए सेक्टर्स को कहते हैं लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स। ये कानून का पालन करने वाले सेक्टर्स को कहते हैं लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स। ठीक है, तो लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स, यहाँ पे मैं आपको जेरेंड का टर्म बता रहा हूँ क्योंकि आईएनजी से एंड होने वाले टर्म्स जेरेंड कहलाते हैं, लेकिन यही आईएनजी से एंड होने वाले टर्म्स प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होते हैं। तो यहाँ पर आप जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स का चैप्टर ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि पीओ के लेवल के क्वेश्चंस में प्रीपोजिशन के साथ साथ पार्टिसिपल्स और जेरेंड के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The bank may have followed an aggressive monetary tightening policy, but its stated aim of curbing inflation have not been achieved. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक टाइपिंग एरर है। यहाँ कर्बिंग में जी होगा, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर जी होना चाहिए था। कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना या कटौती करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब क्यों होगा ये समझते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तय लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका, तो स्टेटेड एम ऑफ
कर्बिंग इन्फ्लेशन, तो यहाँ हैव के जगह पर क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हैव के स्थान पर हैज़ होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। इस तरह से इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल कीप मेनी प्रॉब्लम्स अवे। तो चूँकि इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से पढ़ें और आप भी पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कोई एरर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर है नो एरर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कस्टमाइज्ड डेटा साइंस डिग्री is yet to become a standard program to India's premier educational institutes। तो अगर आपको इसमें एरर ढूंढना हो तो आप सोचें, सही तरीके से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एरर प्राप्त हो जाएगा, एरर मिल जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंडियाज़ प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो यहाँ इसके पहले हम देख रहे हैं प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ये प्रपोजिशन यहाँ पर होना नहीं चाहिए, यहाँ टू के स्थान पर होना चाहिए इन। ठीक है, यहाँ पे इन होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो अ कस्टमाइज्ड डेटा साइंस डिग्री इज़ येट टू बिकम अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम, यानी कि भारत में जितने भी प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं उसमें डेटा साइंस का डिग्री जो है ना वो अभी भी स्टैंडर्ड प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना है, यानी कि शिक्षा का स्टैंडर्ड स्थान नहीं लिया है। तो भारत में की बात हो रही है, भारत के तरफ की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी प्रपोजिशन का एरर है। तो हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्रपोजिशन का एरर था, क्वेश्चन नंबर 2 पार्टिसिपल, और क्वेश्चन नंबर 3 वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 रहने देते हैं क्योंकि नो एरर है, और क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से प्रीपोजिशन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। इन चैप्टर्स को ज़्यादा ध्यान से आप पढ़ें। और अब आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं कुछ IBPS PO 2014 में पूछे हुए क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है द ऑनगोइंग मर्जर अमॉन्ग द टू कंपनीज। तो यहाँ सीधे सीधे आपको एरर मिल जाएगा, यहाँ भी प्रीपोजिशन की बात हो रही है, यहाँ पर दो कंपनीज़ की बात हो रही है, तो हम कहीं इस स्थिति में अमंग का यूज़ नहीं करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इट इज़ एविडेंट दैट द बैंकिंग सेक्टर हैज़ अंडरवेंट ट्रेमेंडस चेंजेस ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades। ठीक है, अब यहाँ पे हैज़ है, हैज़ के साथ आप क्या लगाते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अंडरवेंट की जगह हो जाएगा अंडर गोन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। काफ़ी आसान है, यानी कि ये वर्ब से पूछा गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट अ मोर डिटेल एनालिसिस। अब आप देखेंगे यहाँ पे पार्टिसिपल की बात थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, तो फिर से पार्टिसिपल की बात हो रही है। अब यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि एनालिसिस एक नाउन है और इसके पहले जो डिटेल आया है ये वर्ब है, और सॉरी ये डिटेल जो है ना, मोर डिटेल एनालिसिस नहीं हो, यहाँ डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में आएगा और वो एडजेक्टिव का रोल एक तरह से प्ले करेगा, इसलिए इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओवर द नेक्स्ट 5 years द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट एट लीस्ट $350 billion इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एट लेस है तो यहाँ होना चाहिए एट लीस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। काफ़ी आसान था ये। और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। द लैक ऑफ नो फंड्स। तो लैक खुद में नेगेटिव है, तो हम इसके साथ नो का यूज़ क्यों करें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो आज हमने जिन क्वेश्चंस को देखा है, ये आपने देखा कि ये PO लेवल के क्वेश्चंस थे, आए हुए क्वेश्चंस थे एग्जामिनेशंस में। और अगर हम ध्यान से ग्रामर पर फोकस करके पढ़ें तो इन क्वेश्चंस को बनाना कोई भी मुश्किल का काम नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, तो इन चैप्टर्स पर आप ज़्यादा ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए गए, समझाए गए, उम्मीद है कि आपको ये सारे सही तरीके से समझ में आ चुके होंगे। और अपने आने वाले वीडियोस में मैं इसी तरह से और भी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।